Good afternoon, students. Next topic in metallurgy. In previous class, we studied about metallurgy of iron, in which we study about blast furnace and obtain pig iron. Pig iron. Pig iron is iron in which percentage amount of carbon impurity is 4%. 4% carbon is present in pig iron. राजस्थान बोर्ड ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन इंप्योरिटीज और नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज टाइप ऑफ आयरन. ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मेटेलिक on the basis of non-metallic or carbon impurity types of iron. तो आपने देखा था प्रीवियस क्लास में ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन प्राप्त हुआ वो क्या था, 4% कार्बन वाला था और वो क्या कहलाता था आपके पास, पिग आयरन कहलाता था. तो नेक्स्ट अब हम टाइप देखते हैं. तो फर्स्ट टाइप हो गया आपका पिग आयरन. पिग आयरन कार्बन का परसेंटेज 4. इसको थोड़ा प्यूरिफाइड किया और इससे जो बना उसको क्या कहते हैं हम, कास्ट आयरन. कार्बन का परसेंटेज 3%. इसको थोड़ा सा प्योर किया तो इससे क्या बना आपका, स्टील. कार्बन का परसेंटेज 0.5 to 1.5. नेक्स्ट इसको और प्यूरिफाइड किया तो बना रथ आयरन. रथ आयरन और उसका परसेंटेज अमाउंट होता है 0.2 to 0.5%. ये कार्बन का परसेंटेज अमाउंट है जिसकी बेसिस पर टाइप ऑफ आयरन है. ये तो एक सिंपली क्वेश्चन हो गया. नाउ ये जो आपका पिग आयरन बना, पहला क्वेश्चन, पिग आयरन से कास्ट आयरन आपने बनाया. तो पिग आयरन से कास्ट आयरन आपने बनाया और ये जो कास्ट आयरन है, पिग आयरन से जब कास्ट आयरन बनता है तो क्या करते हैं, इसको जो माउल्ट्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं या माउल्ट्स होते हैं, इन मोल्ड्स में, मोल्ड्स मींस सॉइल के क्या होते हैं आपके पास, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, सॉइल ब्लॉक. सॉइल्स के ब्लॉक्स होंगे जिसको हम बोलते हैं मोल्ड्स. और इन मोल्ड्स में क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं और उस कूलिंग की बेसिस पर ये जो आपके पास कास्ट आयरन है 2 टाइप का होता है. अगर इसकी कूलिंग होती है आपके पास स्लो या इसकी कूलिंग होती है आपके पास फास्ट. फास्ट कूलिंग होगी तो जो आपका कास्ट आयरन होगा उसको बोलते हैं व्हाइट कास्ट आयरन, जो सीमेंटाइजेशन की फॉर्म में प्राप्त होगा, जिसको हम कह सकते हैं Fe3C की फॉर्म में वो प्राप्त होगा. अगर इसको स्लोली करोगे तो इससे जो बनेगा वो होगा आपका ब्राउन और ग्रेफाइट. इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन या ग्रेफाइट लोहा इसको कहा जाता है. नेक्स्ट और ज्यादा प्यूरिफाइड किया, उससे जो बना उसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं. उसके बाद जो बनेगा आपका वो क्या कहलाएगा, रथ आयरन कहलाएगा. 0.2 से 0.5% कार्बन का अमाउंट. नेक्स्ट तो सवाल पूछा जाए कास्ट आयरन, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, देयर आर 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग इन सॉइल ब्लॉक और माउल्ड्स. if cast iron becomes cool fastly, then it known as white iron, and if slowly then brown iron or graphite iron. नेक्स्ट ये हो गया स्टील, ये हो गया रथ. अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कास्ट आयरन से रथ आयरन को आप कैसे बनाओगे. तो हाउ यू प्रिपेयर वर्थ आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन. तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये आपका कास्ट आयरन है. कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को आप क्या कर दो, हेमेटाइट ओर्स, हेमेटाइट ओर्स के साथ रिवर बैटरी फर्नेस में, रिवर बैटरी या रिवर बैटरी जो फर्नेस होती है, रिवर बैटरी फर्नेस में क्या कर दो, कास्ट आयरन heated in reverse battery furnace with hematite ores. Due to this, impurities of carbon exit in form of CO.
impurities of phosphorus exit in form of P2O5 or remaining impurities of P2O5 is exit in slug form. Ferrous phosphate, this is slug या slag in slag form. कहने का मतलब है कास्ट आयरन से वर्थ आयरन को ऑब्टेन करने के लिए कास्ट आयरन heated in river battery furnace with hematite ores. Due to this, carbon impurities exit from CO. CO की फॉर्म में बाहर चली जाएगी. फास्फोरस की P2O5 के रूप में. P2O5 कंप्लीटली बाहर नहीं जाता, दोबारा से हेमेटाइट ओर्स से रिएक्ट कराओ, फेरस का फॉस्फेट स्लग फॉर्म में बाहर चला जाएगा. चलो इस बात को रिएक्शन के जरिए देखते हैं कि कैसे बाहर जाता है. तो देखो, अगर आपके पास कार्बन की इंप्योरिटीज है तो हेमेटाइट ओर्स के साथ रख दो. ये हेमेटाइट ओर्स, 3 कार्बन तो 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये आपका आयरन बन गया और 3 CO इंप्योरिटीज आउट होगी. नेक्स्ट, अगर फास्फोरस की इंप्योरिटीज है तो भी इसको किसके साथ रख दो आप, हेमेटाइट ओर्स के साथ. तो यहां पर जो होगा आपका ये किस रूप में बाहर चला जाएगा, P2O5 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा. P2O5 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा. तो इसको आप क्या करो, यहाँ पर 3 ले लो, सॉरी 5 ले लो आप, इसको 5 है ना, तो 5 ले लो. तो ये कितना हो गया आपके पास 10. तो आयरन जो मिल गया वो तो कितना हो गया आपके पास 10. और फास्फोरस देख लो कितना होगा, P2O5 है तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 2 लगा दो. ठीक है, बैलेंस अच्छे से कर लो, बैलेंस अच्छे से कर लो. तो यहाँ पर बन गया 10Fe प्लस P2O5. तो यहाँ पर फेरस हो गया 10. नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना हो गया 15, तो ये हो गया 3. फास्फोरस कितना हो गया 6, तो फास्फोरस कितना ले लो आप, 6 ले लो. नेक्स्ट, रिमेनिंग इंप्योरिटीज ऑफ P2O5, ये जो P2O5 है अगेन ट्रीटेड विथ किसके साथ, Fe का ट्वाइस हेमेटाइट ओर्स के साथ, और ये इसके साथ कनेक्ट होकर क्या होगा, FePO4, मतलब फेरस का फॉस्फेट इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएगी जो कि आपके पास स्लग है. ये जो स्लग बाहर निकलता है ये किस रूप में बाहर लगता है, सलरी बॉल्स के रूप में. सलरी बॉल्स, सलरी बॉल्स के रूप में. सलरी बॉल्स क्या होगी, आटे की बनी छोटी छोटी क्या होगी आपके पास, रिंग्स होगी, यूं बोल सकते हो. तो इन सलरी बॉल्स को आप क्या करोगे, जो हामर होगा, हामर, सलरी बॉल्स को हामर से आप स्ट्रेस करोगे. स्ट्रेस करने से उसमें से जो इंप्योरिटीज है वो कॉइन की फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी. बार बार हामर से स्ट्रेस कर रहे हो, पीट रहे हो, इसी कारण इसका नाम पड़ा वर्थ आयरन. वर्थ को हिंदी में बोलते हैं पिटवा लोहा. तो क्या पीट पीट के निकाला, तो वर्थ, वर्थ मीन्स स्ट्रेस अगेन एंड अगेन ऑन सलरी बॉल बाय द वेपोराइज्ड हामर. वेपोराइज्ड हामर के जरिए जब सलरी बॉल पर आप स्ट्रेस करते हो तो उससे छोटी छोटी इंप्योरिटीज की कॉइंस क्या होती है, एग्जिट हो जाती है. और एग्जिट होना ही क्या कहलाता है आपके पास, वर्थ आयरन कहलाता है. तो ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन इंप्योरिटीज टाइप्स ऑफ आयरन. एक क्वेश्चन और बनता है भाई, कि जैसे यहां से पूछता है कास्ट आयरन और वर्थ आयरन में क्या डिफरेंस है. तो डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन और वर्थ आयरन, तो कास्ट आयरन होगा, इसमें लोहे का परसेंटेज अमाउंट कितना होगा, लगभग 3%. इसमें कितना होगा आपके पास, वर्थ में 0.2 से 0.5% है. नेक्स्ट, ये जो होता है आपके पास इम्प्योर लोहा होता है, इसका आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा 1400 से 1523 केल्विन. ठीक है, और इसका होगा 18,000 नियर अबाउट 1800 क्या होगा, केल्विन होगा. तो ये कास्ट आयरन का हो गया 1423 टू 1523 और वर्थ आयरन का हो गया 1823. बस ये आपको ध्यान रखना है. कास्ट आयरन 3% के लगभग कार्बन की परसेंटेज, इसमें 0.2 से 0.5 इंप्योरिटीज होती है, बिल्कुल प्योर होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. तो क्या पढ़ा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ कार्बन टाइप्स ऑफ आयरन देयर आर 4 टाइप. देयर आर 4 टाइप. फर्स्ट वन इज पिग आयरन 4% carbon, another is cast iron 3%, another is steel and another is wrought iron. Next, types of cast iron, there are 2 types on the basis of cooling. If cooling fastly, then it gives white cast iron. If cooling slowly, then gives brown or graphite iron. Next, how you prepare
हाउ यू प्रिपेयर वर्थ आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन? इन रिवर बैटरी फर्नेस cast iron heated with hematite ores. Due to this, carbon impurities exit in form of CO. Phosphorus impurities exit in form of P2O5, and remaining P2O5 impurities exit from slug. And these slug form a slurry ball. Slurry balls. These slurry balls are stressed by vaporized armor. Due to this, some impurities or some slug impurities exit in form of coil from ores. So this iron is known as worth iron. सलरी बॉल में से स्ट्रेस करने से कॉइन की फॉर्म में क्या बाहर चली जाती है? इंप्योरिटीज बाहर चली जाती है, बार बार पीटने से, हैमर से स्ट्रेस करने से, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्थ, मतलब पिटवा लोहा। नेक्स्ट, ये आपके पास लोहा कंप्लीट। उसके बाद हमने पढ़ा था कास्ट और इसमें वर्थ आयरन में डिफरेंस। नेक्स्ट, ये हमारे पास 4 टाइप की बेटा इंप्योरिटीज, 4 टाइप की जो मेटलर्जी थी, 4 टाइप की मेटलर्जी कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी? एक मेटलर्जी, पहले तो हमने कॉमन मेटलर्जी पढ़ा था, कंप्लीट है। फिर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक मेटलर्जी, जिसमें सबसे पहले था कॉपर का मेटलर्जी, फिर था एल्युमिनियम का मेटलर्जी, फिर था जिंक का मेटलर्जी, और आज कंप्लीट हो गया किसका? आयरन का इंप्योरिटीज। अब इनकी बेसिस पर इनके जो यूजेस है वो यहां पर है। जैसे सबसे पहला आता है आपके पास एल्युमिनियम का यूज, तो ये किस फॉर्म में आता है? रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में आता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग का जो वर्क होता है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता है। दूसरा, जो रेपर्स होते हैं सिगरेट के या चॉकलेट के, जो सिगरेट के और चॉकलेट के रेपर्स होंगे वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। जो मोटर्स और डायनामाइट होता है उसकी जो कॉइल होती है, स्मॉल स्मॉल वायर्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। चाहे किसी की भी कॉइल हो, चाहे किसी का भी डायनामो। एक चीज आपने और देखी होगी यहाँ पर, क्या कि जो एल्युमिनियम की मेटलर्जी है, एल्युमिनियम का जो यूज है, ये एल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस में काम आता है। याद करो, जिनका यूं कह सकते हो रिडक्शन किससे नहीं होता था? कार्बन और, या स्मेल्टिंग बोल दो, जिनका स्मेल्टिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता था, उनका किससे होगा आपके पास? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस से होता है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। और ये जो बेटा एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस है, ये किसके लिए काम आता है? मन करे टी, मन करे टी। याद करो, Mn2O3, Cr2O3 और Ti2O3, इनके लिए ये क्या है? यूजफुल होता है। नेक्स्ट, मेटलर्जी ऑफ कॉपर क्या होता है? कंडक्टर होता है कॉपर तो इलेक्ट्रिसिटी का, इसी कारण इससे कैलोरीमीटर बनता है, कॉपर की प्लेट्स बनती है। आपको याद होगा कई जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, वो भी इसके बने होंगे। अगली बात, बी ब्लॉक में आप पढ़ोगे, सोने और चांदी को हार्ड करने के लिए किसको मिला दिया जाता है? कॉपर को मिक्सिंग कर लिया जाता है। नेक्स्ट, ये फंगिसाइड्स भी होता है, जो कॉपर सल्फेट का है वो बोर्डो मिक्सचर बनाने में फंगिसाइड्स के रूप में काम आता है। नेक्स्ट, जिंक का यूज क्या है? बैटरीज जो होती है आपके पास, जैसे ड्राई सेल आपने देखा होगा, पेंसिल सेल जिसको घरों में बोलते हैं, रिमोट में काम आता है, टॉर्च में काम आता है, उसका जो बाहर का एनवलप होता है, बाहर का जो आपके पास कोटिंग होता है, वो जिंक का बना होता है। तो बैटरीज में इसका यूज आता है, बैटरीज का जो कवर होता है उसका बना होता है। नेक्स्ट, जो ये जिंक होता है, मैंने आपको साइनाइड प्रोसेस पढ़ाया था। साइनाइड प्रोसेस में आपने देखा था एजी और एयू का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और एयू और एजी का एक्सट्रैक्शन के लिए आप उसमें NaCl डालते हो, कॉम्प्लेक्स बनाते हो। वो कॉम्प्लेक्स रिप्लेस होता था किससे? जिंक मेटल से, मोर एक्टिव मेटल से, वो है साइनाइड प्रोसेस। उसमें यूज आता है गैल्वेनाइजेशन। आपने देखा होगा आयरन की सरफेस पर जंग आ जाता है, रस्टिंग हो जाती है। उस रस्टिंग को आपको प्रिवेंट करना है तो उसके बाहर की तरफ कोटिंग कर दी जाती है जिंक की, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक outer wall of iron is known as galvanization। ठीक है, सैक्रिफिशियल मेथड है ये, एक तरह से खुद सैक्रिफाइस होगा जिंक, पर लोहे पर आंच नहीं आने देगा। नेक्स्ट, अगला, यूज ऑफ आयरन। आयरन 2 टाइप का, सिंपली एक तो कास्ट आयरन जो इम्प्योर होता है, और रथ आयरन जो कि प्योर होता है। जो इम्प्योर है वो रेलवे के जो स्लीपर्स आते हैं, बॉगीज आती है, जो रेलगाड़ियों की बॉगीज आती है जहां हम ट्रेवलिंग करते हैं जिनमें बैठ के, वो किसकी बनी होगी? इसकी बनी होगी। आपने कई घरों में गार्डर देखे होंगे, वो गार्डर इसके बने हुए होते हैं।
नेक्स्ट, जो गटर की पाइप लाइन होती है, सीवरेज की जो लाइनें होती है, वो बड़े बड़े जो गोल पाइप होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। रॉथ आयरन तो प्योरेस्ट आयरन होता है जो डेली लाइफ में काम आता है। जैसे कोई भी वायर है, बेल्ट है, विंडो है, या कहीं पर भी जो आपका डोर है, एंकर्स है, कुछ भी है, उन सब में लगाने में कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में जो लोहा काम आता है वो क्या आपका रॉथ आयरन कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक मेटलर्जी कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कौन सा? एलिंगम का ग्राफ। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी? का मेटलर्जी होती कैसे है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होता है, इस बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक पर डिपेंड करता है। थर्मोडायनेमिक पर मेटलर्जी का मतलब क्या है? मेटल्स में वेरियस प्रोसेस होते हैं, पाउडर फॉर्म से लगाकर प्यूरिफिकेशन तक। मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चल रही है। तो अपने आप कैसे चलेगी? तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। और थर्मोडायनेमिक की दो इक्वेशन है जो किसी रिएक्शंस को स्पॉन्टेनिटी को शो करती है। एक फर्स्ट इक्वेशन आपके पास गिब्स हेलम होल्टज इक्वेशन। व्हाट इज गिब्स हेलम होल्टज इक्वेशन? वो है आपके पास डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंड अनदर वन इज रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। एल एन को आप लॉग में चेंज करो तो, और इस इक्वेशन को आप नोट कर सकते हो, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन की जगह पूरे एल एन को आप लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के। ऐसे यहां से देखो बेटा, दो पार्ट पढ़ चुके हम, समय कम हो चुका है, कोरोना की वजह से 3-4 महीने हम छुट्टियों में जा चुके हैं। इसलिए जो आप स्टडी कर रहे हैं साथ साथ उसके नोट्स बना के चलो, क्योंकि जो 3 महीने का समय चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। एग्ज़ाम उसी टाइम होंगे या 10-5 दिन आगे भी रह गए तो भी आपको जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत कम समय आपका अवेलेबल रहेगा। इसलिए जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे मैथ्स का है, चाहे फिजिक्स का है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, जो भी टॉपिक है, जैसे अपने यहाँ पर 2 टॉपिक हो चुके हैं, एक हेलोजन सर ने पढ़ा दिया, इसी तरह से बाकी सब सब्जेक्ट में तो आप उनके नोट्स बनाते चलें, उससे आपका समय बच जाएगा आगे का, और ये समय आप आगे दूसरे चैप्टर में स्पेंड कर सकते हैं। दोबारा इसको समझाया जाए तो 2 घंटे 5 घंटे की क्लास में आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो नोट्स बना के चलिए, जिससे क्या हो, आपके समय भी खराब नहीं हो, प्लस बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सेल्फ आप ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अभी समझ में आ गई तो आगे पढ़ाने पर जल्दी समझ में आ जाएगी, तो वो समय जो आपका वो बच जाएगा। तो चलिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी डिपेंड ऑन 2 रिएक्शन। First is Gibbs-Helmholtz equation and another is relation between Gibbs free energy and equilibrium constant K. In both reaction for spontaneity, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक आपका स्टडी किया है। For spontaneity कंडीशन क्या होनी चाहिए? For spontaneity always delta Z equals to may be negative। अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों रिएक्शन की बेसिस पर आप यहां से कंक्लूजन कलेक्ट कीजिए कि डेल्टा जी नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो इन फर्स्ट इक्वेशन, इफ द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस मींस इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर और एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर, देन टी डेल्टा एस वैल्यू इज नेगेटिव या नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर, negative value greater then delta G also obtain negative. In another reaction, if positive value of equilibrium constant greater, अगर नेगेटिव वैल्यू हुआ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर इसका ग्रेटर हुआ तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका भी वैल्यू आपको क्या बनेगा? डेल्टा जी का नेगेटिव। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में टी डेल्टा एस का नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा हो और दूसरी इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो, तो डेल्टा जी आपको कैसा बनेगा? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा तो रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस,
Reaction goes on forward direction with spontaneity and ores becomes melt and metallurgy will possible. Metallurgy will possible. ये आपकी थ्योरी है, यही आपका प्रिंसिपल है। अगर सवाल पूछा जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है, तो आप सीधी सीधी बात कहोगे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू है, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑर्स बिकम्स मेल्टेड एंड मेल्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगा आपके पास, बोलो, मेटलर्जी आपकी पॉसिबल हो जाएगी। यही है, यही आपका थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है। किस किस पर डिपेंड करता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन पर। नेक्स्ट, उसके बाद आगे की बातें करते हैं दोस्तों। ये तो हो गया, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो इसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। लिमिटेशन आपको सीधी सीधी दिख रही है। क्या लिमिटेशन है आपकी, फर्स्ट देखो, फर्स्ट कंडीशन है, एक इक्वेशन है आपके पास डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और सेकंड इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ये दोनों ही रिएक्शन किसकी है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक। और थर्मोडायनेमिक की दोनों इक्वेशन कहां पर कंक्लूड होती है आपके पास, इक्विलिब्रियम पर कंक्लूड होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये, इक्विलिब्रियम मस्ट, ठीक है। अगर आप इनिशियल पोजीशन में या आफ्टर 30%, आफ्टर 80% अगर आप देखना चाहो तो वहां से आप कंक्लूजन कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ही इक्वेशन अपना कंक्लूजन किस पर देती है, इक्विलिब्रियम पर देती है। तो कंडीशन बन गई कि इक्विलिब्रियम मस्ट बी रिक्वायर्ड फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन क्या हो सकती है, क्या देखा आपने, डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव आने से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी से क्या होगा बेटा, ऑर्स क्या हो जाएगा, मेल्ट। मेल्ट होने से क्या होगा, मेटलर्जी पॉसिबल हो जाएगी। पर कितना परसेंट हुआ, किस वेलोसिटी से हुआ, कौन से फैक्टर इफेक्टेड किए, इन बातों का ये कोई आइडिया नहीं देता। इस बात को बोलते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये क्या नहीं बताती आपको, काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताएगी। क्या क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल नॉट एक्सप्लेन अबाउट काइनेटिक्स ऑफ मेटलर्जी। व्हाट मीन्स काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट, in which we study about rate of reaction, next second point, affecting factor and its mechanism, the branch of chemistry in which we study about rate of reaction, इफेक्टिंग फैक्टर एंड मैकेनिज्म इज नॉन एज काइनेटिक्स। कहने का मतलब है इस प्रिंसिपल से लिमिटेशन क्या आपके पास, डेल्टा जी का तो नेगेटिव वैल्यू आ गया, और रिएक्शन भी स्पॉन्टेनिटी के साथ चल रही है, अपने आप चल रही है। नेक्स्ट, और मेल्ट हो गया, चलने से मेल्ट होने से मेटलर्जी होगी, पर कितना, उसका वेलोसिटी कितना था, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, कौन कौन से फैक्टर ने उसको इफेक्ट किया, किस समय उसकी रेट क्या थी, और इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी, इन बातों का कोई कंक्लूजन नहीं होता। दीज आर लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, चाहे गिब्स हेल्महोल्ट्ज से देख लो, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन से देख लो। डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और मेल्ट हो जाएगा, मेटलर्जी पॉसिबल हो जाएगी। बट मेटलर्जी कितना होगा, इसकी काइनेटिक्स के बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरी बात, ये दोनों इक्वेशन ओनली इक्विलिब्रियम पर ही अलाउ है, इक्विलिब्रियम के अंदर बाहर ये अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं, एलिंगम आरेख, एलिंगम कर्व, एलिंगम कर्व। व्हाट इज एलिंगम कर्व? On the basis of thermodynamic equation means delta G equals to delta H and T delta S, and another is delta G equals to minus RT ln K। इन दोनों इक्वेशन में एक तो डेल्टा G कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है, T कॉमन आ रहा है, और इन दोनों की बेसिस पर डेल्टा G और T के बीच में जो कर्व डाला जाता है उसी को आप क्या बोलते हैं, एलिंगम कर्व। व्हाट इज एलिंगम कर्व?
एलिंगम कर्व इज कर्व विच कर्व्ड बिटवीन डेल्टा जी एंड टी। ऐसा कर्व जो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में प्लॉटेड है, वो क्या कहलाता है? आपका एलिंगम कर्व कहलाता है। अब ये एलिंगम कर्व, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है? रोल है कौन सी मेटल किसको रिड्यूस करती है, कौन सी मेटल किसको ऑक्सीडाइज करती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक ट्रिक बता दूं, उसी बेसिस पर आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखो कैसे, जैसे हमें इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा कि ज़्यादा कौन सी मेटल ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी कम है। तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर आपकी मेटल आएगी वो इसमें बॉटम पे आएगी, बिकॉज वहां पर मोर एक्टिव मेटल टॉप पर होती है, यहां पर मोर एक्टिव मेटल कहाँ होगी? बॉटम पर होगी। तो जो ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसी को आप बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज में, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आती है वो यहां पर किस में आएगी? बॉटम में आएगी। कौन कौन सी है? ले कर, सर, बारात, का, ना, मजनू, आला, मन, जनता, करे, फरियाद, कार्ड को निकालो, सनकी, प्रभु, हीरो। बस एक बार इतना ही कर लो, बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे। मेटलर्जी में इतना ही काम आएगा, मेटलर्जी काम आएगी, नॉन मेटल काम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट देखो, लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है। तो ले कर, सर, बारात, का, ना, मजनू, आला, मन, जनता, करे, फरियाद, कार्ड को निकाला, सनकी, प्रभु, हीरो। अब इसमें हमारे जो काम आने वाली वो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, फेरस है, कोबाल्ट है, पीबी है, हाइड्रोजन है। ये सब हमारे जनरली काम आता है। तो जो ECS में ऊपर है वो इसमें कहाँ आएगा? नीचे। तो ये मेटल तो हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट की नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम वो कहाँ से आएगा? यहाँ पर आएगा। प्लस मैग्नीशियम का ओर्स ऑक्साइड बनेगा। रीज़न क्या है? यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ओर्स मेल्ट होगा। मेल्ट किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो ऑक्साइडों पर ही डिपेंड करेगा। तो सारे के सारे ऑक्साइड ही एलिंगम कर्व में काम आने वाले हैं। पहली बात तो ये, जो ECS में कहाँ आ रहा है ऊपर, वो इसमें नीचे आएगा। जैसे मैग्नीशियम आ गया, उसके ऊपर कौन आएगा? एल्युमिनियम आ गया, उसके ऊपर कौन आएगा? जिंक। ऐसे हम इसको क्या करते जाएंगे? सेटल करते जाएंगे। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद एलिंगम कर्व क्या है? डेल्टा जी और टी के बीच में जो कर्व डाला वो क्या है? एलिंगम कर्व है। एलिंगम कर्व किसको आपको रिप्रेजेंट करता है? ये रिएक्टिविटी को करता है। कौन रिड्यूस्ड होता है, कौन सी मेटल किस पर रिड्यूस होगी, कौन सी किसको ऑक्सीडाइज करेगी, कौन किसको हाई टेम्परेचर पर या लोअर टेम्परेचर पर रिड्यूस करेगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है या कौन उसके लिए क्या करेगा? आंसर कलेक्ट करेगा। एलिंगम का कर्व कलेक्ट करेगा। जो एलिंगम का कर्व इस प्रकार है।